आज का हम इस सेशन को नेक्स्ट बढ़ाते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहला प्रश्न है, यूरिन सैंपल के बाद लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होना क्या पहचानते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यूरिन हम लोग सैंपल लेते हैं और यूरिन कलेक्शन नमूना जो लेते हैं, नमूना लेने के बाद अगर उसमें कोई लंबे समय तक उस नमूना में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या पहचानेंगे। विशिष्ट गुरुत्व में कमी, कीटोन बॉडी खत्म होना, बैक्टीरियल वृद्धि, कास्ट का वियोजन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताना है। तो देखिए, जैसे यूरिन सैंपल हमने किसी मरीज से कलेक्शन किया, यूरिन सैंपल लेने के बाद हमने उसको रख दिया। अब लंबे समय तक रहने के बाद भी उस यूरिन के सैंपल में कोई परिवर्तन नहीं होना, मतलब उसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, विशिष्ट गुरुत्व में कमी। जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसमें कमी, मतलब उस यूरिन में ग्रेविटी जो है वह कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न है, सिस्टाइटिस के नैदानिक लक्षण क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। सिस्टाइटिस क्या होता है आप लोग को पता होगा। सिस्टाइटिस क्या होता है कमेंट करके बताइए। यूरिन करने की इच्छा होना, यूरिन करने पर जलन, हेमेचूरिया, उपरोक्त सभी। तो जब किसी व्यक्ति के सिस्टाइटिस होता है, सिस्टाइटिस कहने का अर्थ है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय, उसका इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन चोट से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, कुछ भी चीज़ों से हो सकता है। तो जो ब्लैडर में होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो इसका लक्षण होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे होगा। सिस्टाइटिस होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्राशय जिसको बोलते हैं। अब यूरिन करने की इच्छा होना, अब मान गए किसी को अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगा तो उसको मूत्र जो है बार बार इच्छा आएगा मूत्र करने का, होगा नहीं, कम कम होगा, लेकिन इच्छा हमेशा रहेगा। यूरिन करने पर उसे जलन होगा, समझ रहे हैं, हेमेच्यूरिया होगा, समझ गए, यानी ब्लड में यूरिन भी आ सकता है, सॉरी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, उसे हेमेच्यूरिया कहते हैं। और ये तीनों लक्षण जो है इसमें दिखते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी डी सही है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आप किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीसरा है, पॉलीयूरिया देखा जाता है, पॉलीयूरिया देखा जाता है डायबिटीज इंसिपिडियंस में, डायबिटीज मेलाइटिस में, जीर्ण रीनल पाथ। जीर्ण रीनल पाथ का मतलब होता है क्रॉनिक रीनल फेलुअर, मतलब लंबे समय से किसी को गुर्दा का बीमारी है, किडनी फेल है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलुअर कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले समझिए पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुमूत्रता, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बार बार मूत्र जो है आना, ठीक है, बार बार मूत्र लगना, तो इसी को पॉलीयूरिया कहते हैं। और यह कंडीशन कब दिखता है, तो यह डायबिटीज इंसिपिडियंस में भी दिखते हैं, यह डायबिटीज मिलाइटिस जिसे हम लोग डायबिटीज रोग कहते हैं, डायबिटीज वाला को बार बार जो है यूरिन लगता है, बात सही है। जिसका किडनी फेल हो जाता है उसको भी बार बार यूरिन आता है, लेकिन कम कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है अपन सही है। इस प्रकार से प्रश्न पढ़िए समझदारी वाला, तो आप लोग को नॉलेज आगे बढ़ेगा। यूरिन विशेष गुरुत्व, यूरिन स्पेसिफाई ग्रेविटी को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, यानी एक विशेष गुरुत्व यूरिन का। तो यूरिन के विशेष गुरुत्व को अगर हमें नापना हो, मेजर करना हो, तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, उपकरण का उपयोग करते हैं। पहला है यूरेनोमीटर, दूसरा है रेफ्रैक्टोमीटर, तीसरा है रीजेंट स्ट्रिप, और डी है उपरोक्त सभी। तो अगर हमको यूरिन के विशेष गुरुत्व को अगर नापना हो तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पता हो गया कि यूरिन के अगर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए अगर कोई उपकरण दिया जाए तो उनमें से इन तीनों उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है, यूरिनोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर और रीजेंट स्ट्रिप्स। समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ,
अब मान के आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने वाले कौन से उपकरण हैं निम्न में से, 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से इन तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है। 3 अलग अलग रहेगा और एक होगा जो इन तीनों में से कोई एक रहेगा। तो आपको जो है जो ऑप्शन में दिखेगा, चाहे यूरिनोमीटर दिखे, रेफ्रैक्टोमीटर दिखे, रिजेंट स्ट्रिप्स दिखे, आपको उसमें टिक मार देना है, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में आपको यूरिनोमीटर ही देखने को मिलेगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है प्रोटीन यूरिया में देखा जाता है। प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया में क्या देखा जाता है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, 2 बार है। मडुमायोलोमा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रोटीन यूरिया का अर्थ पहले आप लोग समझते हैं। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में प्रोटीन के मात्रा जाना, ठीक है। यूरिन में प्रोटीन का मात्रा एक्सेस रूप से निकलना, तो इसी को हम लोग प्रोटीन यूरिया कहते हैं, समझ गए। अब जब किसी व्यक्ति को यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आने लगे, मतलब जो आपका किडनी है वह किडनी जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में प्रोटीन निकलने लगता है, क्योंकि अनावश्यक प्रोटीन को भी छानने का जो काम करता है वह कौन करता है? किडनी करता है। तो जब आपके यूरिन से प्रोटीन आने लगे, समझ जाइए कि आपका किडनी जो है थोड़ा न थोड़ा काम सही से नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वही नेफ्रॉन का समस्या और मडुमायोलोमा होता है, और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम वही सेम दिला गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है ऑप्शन नंबर दोनों जो है इसमें से सही है। उपरोक्त सभी जो है प्रोटीनयूरिया में देखा, प्रोटीनयूरिया जो है इन दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। ये दोनों बीमारी के नाम है, ठीक है। 6ठा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण परिभाषित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में व्यक्ति का जो है यूरिन की मात्रा जो है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही हमें भी यहाँ पे लक्षण बताना है। तो देखिए, लक्षण में वसीय कास्ट यूरिन में क्या वसीय फैट वाला जो है बढ़ जाता है, या फिर पॉलीयूरिया जिसे हम लोग बी निम्न रक्तचाप भी कहते हैं, और सी है यूरिन में प्रोटीन 3 GM प्रति डे, यानी प्रतिदिन अगर 3.5 GM से अगर ज़्यादा निकल रहा है तो यह प्रॉब्लम है। आरबीसी कास्ट यूरिन के साथ बी क्रिएटिनिन कम होना। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को छोड़िए, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अभी मैंने ऊपर बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उसका एक लक्षण ही है कि प्रोटीन आना यूरिन में जहां आपके लेवल से ज़्यादा अगर यूरिन में प्रोटीन आने लगे तो समझ जाइए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है आपके किडनी में नेफ्रॉन का समस्या आने लगा, ठीक है। 7वां है, ग्लूकोसूरिया के स्पष्ट है, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोसूरिया का मतलब समझ रहे हैं? ग्लूकोसूरिया का मतलब कि ग्लूकोसूरिया का कहने का मतलब है कि आपके यूरिन में ग्लूकोज आना, यानी यूरिन में ग्लूकोज मतलब शक्कर जिसे हम लोग कहते हैं चीनी, वो यूरिन में वो आने लगना। तो जब वो आने लगे आपके यूरिन में तो समझ जाइए चीनी रोग है। उसके बाद समझ जाइए कि कुशिंग सिंड्रोम का भी लक्षण है, और समझ जाइए कि हाइपरथायराइड में भी हो सकता है, मीन्स थायराइड का बढ़ा होना, ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया में होता है डायबिटीज मेलाइटिस, बात सही है। कुशिंग सिंड्रोम भी सही है, हाइपरथायराइड भी सही है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसमें राइट होगा, ओके। 8वां प्रश्न है, कहता है रक्त यूरिन में कीटोन का प्रकार उपस्थित है। कहता है रक्त या यूरिन में कीटोन किस प्रकार का कीटोन उपस्थित होता है? एसीटोन, एसिड अम्ल, दोनों, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत वीपीआई प्रश्न है, बहुत वीपीआई, याद रखिएगा ये प्रश्न दिमाग में। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आपका जो रक्त होता है या जो यूरिन है, यूरिन में भी आपका कीटोन पाया जाता है, और
रक्त में भी कीटोन पाया जाता है। तो वही पूछता है कि रक्त या यूरिन में कीटोन का कौन सा प्रकार उपस्थित होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, एसीटोन भी उपस्थित होता है और एसीटो एसिड अम्ल एसिड भी उपस्थित होता है। तो ए और बी दोनों उपस्थित होता है। ओके, 9 नंबर का है, गहरा लाल या काला रंग का मल देखते हैं स्टूल सीन आफ्टर। ठीक है, जब हम मल के काला या गहरा रंग देखते हैं तो हमें जो है क्या जो है प्रतीत होता है, बीट जर में और ब्लूबेरीज। ठीक है, रक्तस्राव, लौह सप्लीमेंट, उपरोक्त सभी। जब कोई व्यक्ति लौह सप्लीमेंट लेता है तो उसका जो मल है वह गहरा लाल या काला दिख सकता है। रक्तस्राव आएगा तो उसमें भी मल जो है लाल दिख सकता है, या फिर बीट जर में या ब्लूबेरीज कुछ रोग होगा तो जाके जो है उसको काला या गहरा लाल रंग का मल दिख सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि लौह सप्लीमेंट लेने के बाद भी मल ऐसा दिख सकता है, रक्तस्राव आने पर भी दिख सकता है, बीट जर में और ब्लूबेरीज में भी दिख सकता है मल ऐसा। ठीक है, आगे है 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंत का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन आंत का हिस्सा है। तो कौन आंत का हिस्सा है, कार्डिया, ड्यूडेनम, शरीर, सिग्मोइड, कोलोन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको छोटी आंत जो होता है उसका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यह 3 पार्ट होता है, जबकि कार्डिया हृदय को, शरीर को, सिग्मोइड कोलोन यह बड़ी आंत का जो है आपका एक हिस्सा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ड्यूडेनम जो है आंत का एक हिस्सा है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, 11 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गैस्ट्रिक अम्ल स्राव अवस्था गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन फेज में सम्मिलित है। ठीक है, कह रहा है कि गैस्ट्रिक अम्ल, अब गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से है, गैस्ट्रिक एसिड कौन कौन से है आपको समझना होगा। इसके सिक्रेशन में कितनी अवस्था जो है शामिल है बताना है, सिफेलिक अवस्था, गैस्ट्रिक अवस्था, आंत्रेतर अवस्था, उपरोक्त सभी। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से गैस्ट्रिक अम्ल स्राव का जो अवस्था है उसमें सिफेलिक अवस्था भी है, गैस्ट्रिक अवस्था भी है, आंत्रेतर अवस्था भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कराते हैं कि आपको मज़ा आएगा। मज़ा आना है तो बहुत सारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो मज़ा वाला पढ़ते रह जाइएगा लेकिन कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा। नए नए प्रश्न कॉम्पिटिटिव में आता है, नए नए चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगे, और इस चैनल पर आप बने रहिएगा तो हमेशा नए नए चीज़ें ही सीखने को मिलेगा और अच्छा से सीखने को मिलेगा। गैस्ट्रिक स्राव में अवयव सम्मिलित होता है, कह रहा है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक अम्ल का, उसमें कौन कौन से घटक, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन, म्यूकस, उपरोक्त सभी। तो माय डियर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गैस्ट्रिक स्राव में जो अवयव होता है वह म्यूकस, पेप्सिनोजेन, HCl। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक स्राव यही म्यूकस से ही होता है, पेप्सिनोजेन और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यही तो स्रावित होता है, और उपरोक्त जो है आपका ये सभी सही। इसमें से जो अवयव है गैस्ट्रिक सिक्रेशन में जो अवयव है, इन HCl भी है, पेप्सिनोजेन भी है, म्यूकस भी है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ओके, 13 है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, बच्चे में अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब समझ रहे हैं कि जो आंत का, जो बड़ी आंत का हिस्सा है उसमें घाव यानी छल्ला हो जाना होने पर नर्स द्वारा मुख्य समान सावधानी पूर्वक आकलन में पाया गया है क्या चीज़, इंटेंस उदरीय ऐंठन, अत्यधिक दस्त होना, गुदा फिसर, उदरीय फुलाव। तो देखिए, बच्चे में अल्सराइटिव कोलाइटिस होता है तो एक नर्स द्वारा मुख्य समान सावधानी पूर्वक आकलन में क्या पाया गया, मतलब जब देखा गया कि बच्चे में अल्सराइटिव कोलाइटिस है यानी बड़ी आंत के किसी हिस्से में छल्ला यानी घाव है, तो उस दौरान देखते समय, देखभाल करते समय नर्स क्या पाई, सावधानी पूर्वक देखभाल करते समय क्या पाई, वह ये पाई कि अत्यधिक दस्त होता है अल्सराइटिव कोलाइटिस में एक बच्चे को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लक्षण में इंटेंस
उदरीय ऐंठन, मतलब इसमें उदरीय ऐंठन होता है, ठीक है, ये भी सही है। गुद्दा फिसर, गुद्दा फिसर जो है ये गलत है। उदरीय फुलाव, पेट का फूलना, ये भी बिल्कुल सही है, समझ गए। ब्लीडिंग होना, मल जो होगा उसमें ब्लीडिंग आना, खून की उल्टी होना, ये सब चीज़ें संभव है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 14 है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इलियोस्टोमी का उद्देश्य क्या है? इलियोस्टोमी मतलब समझ रहे हैं, इलियम, जो इलियम होता है उसको सर्जरी करना, इलियोस्टोमी, ठीक है। तो अल्सराइटिव कोलाइटिस में इलियोस्टोमी का क्या काम है, क्या उद्देश्य है? कोलाइटिस में छेद से बचाने के लिए, कोलाइटिस में छेदन से बचाने के लिए बचाना, मल अंतःघटन बचाव, उदरीय फलाव में कम होना, पेरिटोनाइटिस से बचाना। तो देखिए अल्सराइटिव कोलाइटिस में होता ये है कि अगर किसी को यह अल्सर अगर बहुत ज़्यादा दिनों से होता है तो उस आंत के भाग को काट के हटाना पड़ता है, समझ गए। तो इस दौरान इलियोस्टोमी करके बच्चे को जो कोलाइटिस में जो छेद होने पर जो आ जाता है, छेद हो जाता है, इतना भयानक हो जाता है अल्सराइटिव कोलाइटिस कि आंत में छेद हो जाता है, तो इनसे बचाने के लिए इलियोस्टोमी जो है किया जाता है, ठीक है। आगे है, आखिरी है आज के इस वीडियो का, शोथमलाशय बीमारी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, ठीक है। आईबीडी की कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहिए, आईबीएस होता है, एक आईबीडी होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसका परिणाम क्या है? छेदन, रचना, अवरोधक, पैरालाइटिक इलियस, ठीक है। तो शोथमलाशय बीमारी में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का परिणाम ये है कि आपके आंत में छेद हो सकता है, ठीक है। आंत से लेकर नीचे मलाशय तक छेद हो सकता है। तो इससे जो है आपको बचने के लिए अगर लगे कि आपके आंत में प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद तो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वरना इसका परिणाम ये होगा कि छेद हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, ओके। तो इस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चन आपको मैंने कराया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।